हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर यू, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, विच इज द पार्ट ऑफ बुक 2। और बेटा इसके अंदर जो है मेन आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट चलेगा वो चैप्टर 9 ही है जो हमें करना है मेन, मतलब इस बुक का फर्स्ट चैप्टर कह सकते हैं आप, क्योंकि बेटा यही चैप्टर है जो कि पूरी बुक की स्टोरी को रीड करेगा, समझ लो। एंड दैट इज इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर की वीडियो अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी होगी नहीं देखी, बट आई थिंक सबने देखी होगी मेरे अकॉर्डिंगली, जो मैं मान के चल रहा हूँ बेटा। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर यू। सर हाफ देखी। आप देखिए जी, कोई बात नहीं बेटा, मतलब एटलीस्ट उसको देख लो कम से कम। सर जी बेटा, मैं कह रहा नहीं हूँ, मैं तो शुरू से कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, बस वीडियो साथ साथ देखते रहोगे बेटा। इस चैप्टर की पूरी वीडियो में भेजता रहूंगा, तो उससे आपको ना एडिशनल हेल्प मिलेगी, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, दिस चैप्टर बिकम सम टिपिकल फॉर द स्टूडेंट्स। हालांकि अगर पार्टनरशिप के कंपैरिजन में देखें
तो बेटा पार्टनरशिप इज फॉर 36 मार्क्स एंड दिस बुक इज 24 मार्क्स, बट एफर्ट्स वाइज देखें तो पार्टनरशिप के कंपैरिजन में 40% एफर्ट्स भी आपको नहीं लगाने। तो दैट मीन टू से इसका बेनिफिट क्या होगा बेटा, इस बुक के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो इस बुक में आपको मार्क्स मिल रहे हैं 24 इन योर बोर्ड एग्जाम, बट एज कंपेयर टू पार्टनरशिप आपको एफर्ट्स करने हैं 40%। तो बेटा ये तो आपके लिए बेनिफिशियल डील हो गई ना, भाई एफर्ट्स हमें इतने कम कर रहे हैं जबकि मार्क्स 24 आ रहे हैं। हाँ, बट इस चैप्टर में जनरली आपको क्वेश्चन की रीडिंग केयरफुली करनी है बेटा। इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट जाते हैं वो लैक ऑफ रीडिंग के कारण जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। होता क्या है इस चैप्टर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, फटाफट से एक बार थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ, रिकैप क्या स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। देखिए बेसिकली हमने पार्टनरशिप पढ़ी, बट बेटा पार्टनरशिप की एक लिमिट होती है, नंबर ऑफ पर्सन की, बिजनेस के डायमीटर की। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एक कंपनी की, तो कंपनी के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कंपनी इज ए कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कॉर्पोरेट लेवल पर मान लीजिए कुछ लोग हैं जिनके माइंड में एक आइडिया आया कि वी वांट टू स्टार्ट ए न्यू वेंचर इन सम सिटी। आप एक बड़ा प्लांट लगाना चाह रहे हैं, मान लीजिए मोटर बाइक कंपनी का एक मोटर बाइक बनाना चाह रहे हैं आप, लेट्स सपोज ऑफ मिनरल वाटर, लेट्स सपोज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, वट एवर सो। अब बेटा यू नीड ह्यूज कैपिटल। अब आप सोचते हैं कि हम इस रिस्क को शेयर कर लें क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, तो दैट्स वाई ये कैलकुलेशन की जाती है कि अप्रॉक्स हाउ मच द कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। अब बेटा वैसे तो असली कंपनी में तो मिलियन और बिलियन में जाती है ना, छोड़ दीजिए खैर उसको, तो फिलहाल एक सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए वी रिक्वायर्ड 10 लाख रुपीज इन द अपकमिंग 6 मंथ्स, 6 महीनों के अंदर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए अगर मुझे इस प्लांट को स्टार्ट करना है। अब ये अमाउंट मेरे लिए ह्यूज है, मैं क्या करता हूँ ये आइडिया पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ, पब्लिक को अपना एक जस्ट लाइक कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट इशू करता हूँ जिसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। उसमें बेटा सारे प्लस और माइनस पॉइंट सारे काउंट करवाता हूँ अपनी कंपनी के कि हम लोग वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट ए दिस वेंचर एंड दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट एंड दीज आर द नेगेटिव पॉइंट रिलेटेड टू दैट। और इन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी यू कैन इन्वेस्ट द मनी एज पर यूर इंटेंशन। आप हमारी कंपनी में मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मनी इन्वेस्ट कौन कितना करेगा मुझे नहीं पता बेटा, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस 10 लाख रुपीज को, जो अभी तक रुपीज हैं, मैं यूनिट में डिवाइड करता हूँ। एवरी यूनिट इज कॉल्ड शेयर। एक हिस्से को बेटा शेयर कहते हैं ना, तो शेयर। अब मैं कहता हूँ जी मैंने इसको 1 लाख शेयर में डिवाइड कर दिया और हर शेयर की एक वैल्यू रख देता हूँ बेटा विच इज कॉल्ड फेस वैल्यू, ₹10। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख शेयर और एक शेयर की प्राइस रख दी मैंने ₹10 और आप लोगों को ऑफर कर दिया मैंने। अब बेटा मान लीजिए मिस्टर राम he want to invest only 1000 rupees in my company, so he can buy 100 share of 10 rupees. Mr. Mohan, he is interested to invest 10,000 rupees in my company, he can buy 1000 share, right? तो इस तरह से जितने भी लोग जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बेटा उसके अकॉर्डिंगली एज पर देयर इंटेंशन अपना नंबर ऑफ शेयर बाई कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर राम, मोहन, सोन, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे बेटा शेयर होल्डर।
ये बन गया शेयर होल्डर। तो कंपनी क्या है? एक्स लिमिटेड। कंपनी की कैपिटल क्या है बेटा? 10 लाख रुपीज। लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, लोगों ने जितने भी शेयर बाई किए दे बिकम शेयर होल्डर, वो बन जाएंगे शेयर होल्डर। अब कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का बंटवारा होगा, विच इज कॉल्ड डिविडेंड। कंपनी डिक्लेयर कर देगी कि भाई इतने % डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग। अब आपने बेटा जितने शेयर बाई किए होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने प्रॉफिट का वो हिस्सा डिविडेंड के वे में मिल जाएगा। तो कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है बेटा? इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल मतलब कंपनी की स्टार्टिंग में, और पब्लिक ऑफर का मतलब बेटा हम पब्लिक को ऑफर कर रही है कंपनी कि यू कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। अश्मिता आपने हैंड रेज किया था बेटा, बताइए। यस सर। सर इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन शेयर ले सकती है? हाँ बिल्कुल बेटा, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर कर, एक्चुअली शेयर का ना अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। ये पब्लिक ऑफर। इसके अलावा बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट भी होती है कि कंपनी को लगता है कि टोटल हमें 20 लाख रुपए चाहिए, हेलो या बेटा, हाँ सॉरी मेरी उससे कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बेटा मैं यहाँ पर बता रहा था, आई थिंक बीच में वॉइस कट गई होगी। तो कंपनी जो है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं द शेयर इशूड बाय द कंपनी टू द जनरल पब्लिक ओनली, बट इसके अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, जो कि किसी इंस्टीट्यूट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को शेयर डायरेक्टली बल्क में सेल आउट कर सकती है शेयर, राइट? ओके सर, यस सर। बट अभी जो हमारा कंसर्न है बेटा वो पब्लिक ऑफर से है। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब इसके लिए कॉन्सेप्ट ये बनता है बेटा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब ये कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है और एक शेयर की वैल्यू रखी गई है ₹10। अब बेटा कंपनी को पता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके स्टार्ट होने में 6 से 10 या 1 साल लग सकता है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 1 साल। तो कंपनी क्या कहती है कि सारा पैसा आप एक साथ मत दीजिए, सबसे पहले जो पब्लिक पैसा देगी उसको बोलते हैं बेटा एप्लीकेशन अमाउंट। एप्लीकेशन पर सपोज आपको कह दिया था कि आप ₹3 दे दीजिए, तो सबसे पहले आपने क्या किया जी? किसी ने 2000 शेयर बाई करने, तो वो 2000 इंटू 3 6000 का चेक दे देगा कंपनी को और साथ में एप्लीकेशन दे देगा। किसी ने 5000 शेयर बाई करने, तो 5000 इंटू 3 15,000 का चेक दे देगा और साथ में एप्लीकेशन फिल करके देगा बेटा। सो सबसे पहला प्रोसेस हो गया हमारा एप्लीकेशन का। जब एप्लीकेशन आ जाती है कंपनी के पास, तो कंपनी बेटा इन एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करती है, चेकिंग करती है, और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आपको 2 लेटर जाएंगे। एक कांग्रेचुलेशन लेटर कि आपको हमने शेयर अलॉट कर दिए, लेकिन बेटा अलॉटमेंट के साथ साथ आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अभी 10 में से आपने सिर्फ ₹3 पे किए ना। अब जिनको शेयर अलॉट हो गए उनको कांग्रेचुलेशन लेटर जाएगा और साथ में बेटा आपसे मांगी जाएगी अलॉटमेंट मनी, मान लीजिए ₹2। और जिनको शेयर अलॉटमेंट नहीं हो पाए ड्यू टू एनी रीजन, उनका बेटा ये ₹3 जो एप्लीकेशन का है दैट विल बी रिफंड। उनको ये पैसा सॉरी लेटर के साथ वापस भेज दिया जाएगा। उसके बाद हर 2 महीने में, 3 महीने में, कैसे भी कंपनी की स्ट्रेटेजी होगी, कंपनी आपसे इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकती है। यहाँ से हमारी शुरू हो जाएगी फर्स्ट कॉल। मान लीजिए फर्स्ट कॉल कंपनी ने बनाई अगेन ₹2 की,
देन उसके बाद बेटा सेकंड कॉल, मान लीजिए फिर कंपनी ने बनाई अगेन 2 रुपीज की, और उसके बाद बेटा जी थर्ड कॉल, मान लीजिए कंपनी ने बनाई 1 रुपीज की। तो देखो 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 1 10, इस तरह से बेटा हमारा 10 रुपीज इकट्ठा हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में ये कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करेगा बेटा। कंपनी कैन मेक मैक्सिमम ऑफ 5 इंस्टॉलमेंट, है ना, 1 2 3 4 5, और मिनिमम 1 इंस्टॉलमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी सिर्फ एप्लीकेशन पर ही पूरा 10 रुपीज मांग ले। ऐसा भी हो सकता है बेटा 5 रुपीज एप्लीकेशन पर 5 रुपीज अलॉटमेंट पे मांग ले। ऐसा भी हो सकता है 3 रुपीज एप्लीकेशन पे 2 रुपीज अलॉटमेंट पे और 5 रुपीज फर्स्ट कॉल पे मांग ले। तो मतलब समझो मिनिमम 1 इंस्टॉलमेंट और बेटा मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह से कंपनी का प्रोसीजर बन जाता है। अब हमारा यहाँ पर काम क्या है बेटा, हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। आप में से किसी ने 2000 शेयर बाय किए, किसी ने 5000, किसी ने 6000, लेकिन कंपनी के तो 1 लाख शेयर बिकने हैं ना। तो कंपनी के पास 1 लाख शेयर पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन पर पैसा आएगा। वी हैव टू मेक द जर्नल एंट्री। फिर उसके बाद बेटा 1 लाख शेयर पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट पे पैसा आएगा, फिर फर्स्ट कॉल का, फिर सेकंड कॉल का, फिर थर्ड कॉल का। हमें इनकी जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो हमें इंडिविजुअल शेयर को नहीं देखना, इंडिविजुअल शेयर होल्डर को नहीं देखना, हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बेटा। अब मैं आपको प्रोसेस स्टार्ट कराऊंगा, बट फिलहाल यहाँ पर हाँ जी डाउट आया था बेटा, हैंड रेज हुआ था, हाँ बताइए बेटा। सर 2 क्वेश्चन है। सर पहला कि सर ये ब्रेक क्यों करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में क्यों लेते हैं? ओके, सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन सर, जैसे अब एप्लीकेशन जब वो हो गया एप्लीकेशन का, तो हमको क्या बार बार मैसेज आते रहते कि अब आपको 2 रुपए पे करनी है, अब आपको और 2 रुपए पे करनी है? जी एग्जैक्टली बेटा, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो ब्रेक क्यों किया गया है बेटा, दैट इज डिपेंड ऑन द कंपनीज ओन स्ट्रेटजी। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कंपनी की अपनी स्ट्रेटजी होती है बेटा। देखो कंपनी को अगर ये लगता है कि जैसे बेटा डीडीए के मान लीजिए फ्लैट बन रहे हैं किसी सोसाइटी में, अब डीडीए भी ये कहता है या कोई भी एजेंसी हुई वो फ्लैट बना रही है, वो कहता है कि अभी आप सिर्फ फ्लैट की बुकिंग करवाइए। फ्लैट तो 25 लाख का है, लेकिन अभी आप 2 लाख दे दीजिए, दैट इज योर एप्लीकेशन मनी। जब हम फ्लैट की आपको की हैंड ओवर करेंगे, देन हम आपसे बाकी का पैसा इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे। जनरली ऐसे ही होता है ना बेटा। यस सर। तो यही सिनेरियो हमारे शेयर का है। अब कंपनी को पता है कि अभी तो लोग अप्लाई कर रहे हैं, अब हमें नहीं पता उनको शेयर अलॉट होंगे नहीं होंगे। कहीं अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख शेयर निकाले, लेकिन बेटा एप्लीकेशन 5 लाख शेयर की आ गई, तो मुझे 4 लाख शेयर रिजेक्ट करने पड़ेंगे ना। और दूसरी ओर शेयर होल्डर को भी बेटा ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होगी, वो भी कहेगा कि अभी तो हमें पता नहीं शेयर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सिर्फ बुकिंग के नाम पर 100% अमाउंट कैसे दे दे, जो चीज कंफर्म भी नहीं अभी। तो दैट्स वाई जनरली कंपनी तो 10 रुपीज है, इसका एक पोर्शन ही आपसे एप्लीकेशन पे मांगती है, चाहे वो 2 रुपीज हो, चाहे 3 रुपीज हो, चाहे 4 रुपीज हो, वट एवर सो। और बाकी कंपनी को लगता है कि अभी हमारा बेटा, अभी हम लैंड बाई करेंगे, 3 महीने में प्लांट आएगा हमारा, 6 महीने में हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, 8 महीने में हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा। तो फिर कंपनी भी मान के चलती है कि क्यों ना शेयर होल्डर से भी हम लोग ऐसे किस्तों में पैसा ले लें, उनको भी आसानी होगी, उनका फेथ आएगा तो वो हमारी कंपनी के शेयर बाई करेंगे ना। तो इट इज ऑल द डिपेंड ऑन द कंपनी स्ट्रेटेजी। हालांकि रियल मार्केट में आज की डेट में सारा पैसा लमसम होता है बेटा, लेकिन हम लोग यहाँ पर बेटा एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा रिमाइंडर, बिल्कुल बेटा एग्जैक्टली। हमेशा हर, समझ के चलिएगा, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है। जैसे हमने इंस्टॉलमेंट बनाई, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है। अभी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मान लीजिए आपकी इंस्टॉलमेंट पहले ही कंपनी जब आपको एप्लीकेशन के लिए देगी प्रोस्पेक्टस अपना ऑफर, तभी आपको बता दी जाएगी कि भाई 1 अप्रैल को आपको एप्लीकेशन देनी है, 1 जुलाई को आपको अलॉटमेंट का पैसा देना है,
1 अक्टूबर को आपको फर्स्ट कॉल का पैसा देना है, 1 जनवरी को आपको फर्स्ट कॉल का पैसा देना है, इस तरह से। और बेटा हर एक के लिए आपको 10 से 15 दिन का टाइम दे दिया जाता है। तो कंपनी क्या करती है, आपको ऑफिशियल लेटर भी इशू करती है और एक मेल भी डाल देती है। मतलब पहले पैसा ड्यू करती है आपके ऊपर, मान लीजिए 1 जुलाई को, और फिर बेटा 15 जुलाई तक मान लीजिए आपको टाइम दिया गया पैसा सबमिट कराने के लिए, तो पैसा रिसीव करती है। और यही प्रोसेस है हमारा जर्नल एंट्री का भी। हर कॉल के पीछे एक एंट्री ड्यू की होगी और एक रिसीव की, फिर एक एंट्री बेटा ड्यू की होगी और एक रिसीव की, एक ड्यू की होगी, एक रिसीव की होगी। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए मेरे क्वेश्चन में डिपेंड करते हैं इंस्टॉलमेंट कितनी है, 2 इंस्टॉलमेंट है तो दैट मींस नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी बेटा, 4। 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8, 5 इंस्टॉलमेंट है तो 10 एंट्री बनेगी, एक ड्यू एक रिसीव। ठीक है सर, अगर बीच में अगर किसी शेयर होल्डर ने रोक दिया कि इसको खरीदना नहीं है, तो मतलब उसने थोड़ा सा वो सब आएगा बेटा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बट मुझे, हमें सबको। वो एट दैट टाइम कंपनी आपको रिमाइंडर नोटिस देगी, और अगर आप फिर भी नहीं बाई करते, न मतलब पेमेंट देते, तो फिर आपके शेयर बेटा जी कैंसिल कर दिए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोरफीचर। राइट? यस सर, ओके सर। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये ड्यू वाला केस समझा दो एक बार दोबारा। बेटा अब एंट्री पे आ रहा हूँ मैं, अब उसी पे आ रहा हूँ, अब आपको उसी पे समझा रहा हूँ ड्यू रिसीव कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो कंपनी को बेटा एक गाइडलाइन बनानी पड़ती है अपने लिए। कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट होते हैं। कंपनी एक कॉर्पोरेट बॉडी है बेटा, लीगल बॉडी है, तो ऐसा नहीं कि कंपनी की अपनी मर्जी होती है। हर चीज कंपनी को अपने पढ़ा हुआ कंपनी के डॉक्यूमेंट बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में कंपनी को रजिस्ट्रार कराना पड़ता है। तो कंपनी की अपनी मन की मर्जी नहीं है कि जितने मर्जी शेयर इशू कर दे। पहले कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मैक्सिमम कितनी कैपिटल कंपनी को रिक्वायर्ड है, और जो कंपनी डिस्क्लोज करेगी बेटा उसी के अंदर अंदर कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो कंपनी को लगता है भाई आज हमें 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आने वाले 4 साल में हमें 5 लाख की रिक्वायरमेंट और पड़ सकती है, तो वो हमेशा ऑथराइज कैपिटल, पहले रजिस्टर्ड कैपिटल बनाती हो। रजिस्टर्ड कैपिटल 15 लाख 20 लाख बना के रखती हो। रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब हो गया कि उसे डिक्लेयर करना पड़ता है बेटा पहले, कि हम पूरी लाइफ में इतने शेयर इशू कर सकते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए एक सिनेमा हॉल है, एक सिनेमा हॉल में मान लीजिए टोटल 250 सीट्स हैं, तो मतलब क्या सिनेमा हॉल क्या कहता है, हम 250 सीट बनाकर चल रहे हैं, 250 तक हम इसमें नंबर ऑफ पर्सन फिल कर सकते हैं अपने हॉल में। अब जरूरी तो नहीं बेटा मूवी देखने 250 लोग आएंगे, हो सकता है एक्चुअल सीट 200 ही फिल हो या 150 फिल हो। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा। कंपनी में भी सबसे पहली जो कैपिटल होती है बेटा, उस कैपिटल को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, तीनों इसी के नाम है। मतलब क्या रजिस्टर्ड कैपिटल का, ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल मींस such capital as it authorized by the memorandum of a company। कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कंपनी इशू कर सकती है। हो सकता है कंपनी उससे कम इशू करे, पब्लिक को ऑफर करे, लेकिन बेटा ये मैक्सिमम एक लिमिट कंपनी को देनी पड़ती है, हमेशा मेमोरेंडम में डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि हम इतने तक पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने एक लैंग्वेज दी आपको, Y Limited was registered with a capital of rupees 2 lakh divided into 20,000 share of 10 rupees each। तो यहाँ पर क्या है बेटा, अभी सिर्फ रजिस्टर्ड की है कैपिटल इतनी। ध्यान रखिएगा इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती, क्योंकि बेटा अभी शेयर इशू तो किए नहीं, पैसा तो आया नहीं, तो ये तो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन है ना। अब ऑथराइज कैपिटल के अंदर से निकलती है बेटा इशू कैपिटल। इशू कैपिटल का मतलब ऑथराइज कैपिटल का वो पोर्शन
जो आज कंपनी ने एक्चुअली पब्लिक को ऑफर किए। जैसे कह रही है 20,000 शेयर्स तो हमने रजिस्टर्ड कर दिए, लेकिन पब्लिक को कितने ऑफर किए? 10,000। मतलब बाकी के 10,000 बचे, कंपनी कभी भी फ्यूचर में इशू कर सकती है, बट आज जो रियलिटी में इशू किए हैं वो 10,000 शेयर है। तो जो मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल हो गई वो रजिस्टर्ड कैपिटल हो गई बेटा आपकी, और उस रजिस्टर्ड कैपिटल में से जितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए गए हैं उसे हम कहते हैं इशू कैपिटल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इशू कैपिटल है बेटा जी, वो या तो ऑथराइज कैपिटल से कम हो सकती है या इसके इक्विवेलेंट हो सकती है, बट ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा तो नहीं हो सकती बेटा, है ना, क्योंकि ऑथराइज में से तो इशू करोगे। दोनों कैपिटल में कोई डाउट लेना है? अब आपने इशू कर दिया बेटा, इशू करने के बाद अब क्या जरूरी है मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं तो पब्लिक भी 10,000 शेयर खरीदेगी? हो सकता है बेटा पब्लिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो, तो जितने शेयर पब्लिक ने एक्चुअली सब्सक्राइब किए, मतलब बाई किए हैं, परचेज किए हैं, वो होती है बेटा हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब समझो, आप मान लीजिए एक कंपनी में 10 नंबर ऑफ अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली है बेटा, अब उस पर रिज्यूम ओनली 8 आए, तो इसका मतलब कंपनी 8 एम्प्लॉय फिल कर लेगी, 2 रह जाएंगे। हो सकता है 10 रिज्यूम आए, बायोडाटा सीवीज, और हो सकता है बेटा 12 आए। कम आएंगे तो कम एम्प्लॉयज फिल किए जाएंगे बेटा, 10 आएंगे तो 10 एम्प्लॉय फिल कर लिए जाएंगे, 12 आएंगे तो 2 एम्प्लॉय को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से कम हो सकती है या इशूड कैपिटल के इक्विवेलेंट हो सकती है, बट इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो दैट मीन टू से हमारी जो जर्नल एंट्री है, यानी कि हमारा जो न्यूमेरिक वर्ड है बेटा मॉनेटरी, वो तो क्वेश्चन इस पे डिपेंड करेगा ना कितने सब्सक्राइब हुए हैं, है ना। तो कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कितने से कराया, देयर इज नो एंट्री। कितने ऑफर किए, देयर इज नो एंट्री। कितने अप्लाई हुए हैं पब्लिक की तरफ से, ये एंट्री बनती है बेटा। अब यहाँ पर कह रहे हैं ऑल द शेयर वर अप्लाइड, मतलब पूरे 10,000 ही अप्लाई हो गए, तो 10,000 शेयर से हमारा क्वेश्चन रन करेगा। तो व्हाट इज मीन बाय ऑथराइज कैपिटल, व्हाट इज मीन बाय सब्सक्राइब्ड कैपिटल, व्हाट इज मीन बाय इशूड कैपिटल। ऑथराइज के अंदर का पार्ट है इशूड, और इशूड के अंदर का पोर्शन है बेटा सब्सक्राइब्ड। देखो तीनों में अगर कोई भी आपको डाउट लेना है तो बताइए मुझे। सर हाँ जी बेटा। तो इशू कैपिटल भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना? नहीं बेटा, इशूड कैपिटल भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे सब्सक्राइब से, क्योंकि अगर सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए तो इशू और सब्सक्राइब एक ही चीज होगी ना। तो लोगों ने जो शेयर खरीदे हैं पैसा तो उसका आएगा बेटा कंपनी में। अब इसके बाद जी थियोरिटिकल मीनिंग है बेटा इनका, न्यूमेरिकल में यूज अभी नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब बेटा कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, अब मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर ऑफर किए 10 रुपीज ईच, लेकिन बेटा कंपनी ने अभी 2 और 4 और 3 अभी सिर्फ इतना ही पैसा मांगा है, राइट। जो बाकी का बचा 1 रुपीज, अभी वो कंपनी कह रही है हमें नीड नहीं है, वो हम फ्यूचर में लेंगे। तो जिस दिन आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, उस दिन बेटा कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई, इशूड कैपिटल तो थी 10,000 या सब्सक्राइब कैपिटल इनटू 10, लेकिन अभी कंपनी ने लोगों से मांगा कितना पैसा, ओनली 9, और कितना नहीं मांगा अभी, 1 रुपीज। ऐसा नहीं मांगा नहीं मतलब कंपनी ले नहीं सकती, कंपनी फ्यूचर में मंगाएगी। तो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल में से जितना पोर्शन कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर कॉल कर चुकी है दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल, और बेटा जितना पैसा अभी तक कॉल नहीं किया है
that is called uncalled capital, right? तो जितना मांगा है और जितना नहीं मांगा, और अगर सारा ही पैसा मांग लिया तो हम उसको सीधा कहते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, मतलब सारा पैसा कंपनी मांग चुकी है। इनका रोल अभी आपके लिए नहीं है। एक फॉर्मल लैंग्वेज से समझते हैं बेटा। देखिए, दिस इज द फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ योर क्वेश्चन। मैंने वीडियो भी सेम इसी पीपीटी की दे रखी है, तो एक बार उसको भी अच्छी तरह समझना बेटा, पूरे क्वेश्चन समझाए हुए हैं। यहाँ पर आपको बताता है L Limited was registered with a nominal capital of rupees 2 lakh divided into 20,000 shares of rupees 10 each। कंपनी की ऑप्शन है बेटा, कितने मर्जी शेयर में डिवाइड कर सकती है, कितने रुपए फेस वैल्यू रखनी है, कंपनी का डिसीजन है। फेस वैल्यू जरूरी नहीं 10 रुपीज होगी, इट मे बी ऑफ 20 रुपीज, इट मे बी ऑफ 30 रुपीज, इट मे बी ऑफ 50 रुपीज, वट एवर सो। तो मेरे लिए ये पैराग्राफ यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसके आगे आ गया ऑफर, कितने शेयर इशू किए। मेरे लिए ये भी जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि इसके लिए आ गया अप्लाइड, पर यहाँ कह रहा है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड। तो मैं क्या करता हूँ, अपने क्वेश्चन को एक समराइजेशन बना देता हूँ। इससे बेटा क्वेश्चन का ना समरी बनाना हमेशा आपके लिए इजी रहेगा। ये एग्जामिनर की डिमांड नहीं है, ये आपको समझा रहा हूँ मैं हमेशा बच्चों को अपने एडवाइस देता हूँ कि इसको इस तरह से लिखना डाल लो, हैबिट डाल लो पहले से। इट इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। इससे आपको पूरा क्वेश्चन बार बार रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये समझ गए तो पूरा क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, और आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा। 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपीज का है। 2 रुपीज ऑब्वियसली पहले एप्लीकेशन होती है बेटा, 4 रुपीज अलॉटमेंट, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल, और बैलेंस 1 रुपीज ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहां से मुझे ना अब ये पूरा क्वेश्चन जितना भी बैलेंस वाला तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। क्या बेटा? सब बैलेंस सेकंड और थर्ड कॉल वाला बेटा अंडरस्टूड है ना, कह रहे हैं ना बैलेंस और फाइनल कॉल। तो 10 रुपीज का शेयर है, 10 में से 2, 4, 3 आपको बता दिया गया है, तो बैलेंस आप फिल करोगे ना। ठीक है ना, वो देखा नहीं था। हाँ, तो बैलेंस का मतलब बाकी का जो 1 रुपीज बचा। तो बेटा ये क्वेश्चन पूरा अब क्या होगा, मुझे बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरे क्वेश्चन की समरी बन गई। अब मुझे बस ये ध्यान रखना है कि 2 एंट्री एप्लीकेशन की आएंगी, 2 एंट्री अलॉटमेंट की आएंगी, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की आएंगी, और 2 एंट्री सेकंड कॉल की आएंगी। अब यहां से हमारा न्यूमेरिक वर्क स्टार्ट होता है बेटा, कि आपको एंट्री कैसे डालनी है। ठीक है, अब मैं कंपनी हूं, मैं अपनी बुक में एंट्री कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा लोग अप्लाई करेंगे, जब लोग अप्लाई करेंगे तो ऑन द सेम पैटर्न मेरे पास एंट्री आएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग द एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड ऑन। अब यहां पर मैं नंबर ऑफ शेयर लिखूंगा 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, मतलब एज पर द क्वेश्चन। तो यहां पर बच्चे 10,000 शेयर आ जाएगा मेरे पास, और ₹2 ईच। ये सबसे पहले मुझे पैसा मिला है, लेकिन अभी आपका पैसा किसमें बेटा? एप्लीकेशन पर है। कहते ना यू आर इन क्यू, अभी आप क्यू में। इन एप्लीकेशन की चेकिंग करूंगा एज ए कंपनी, मतलब मैं चेक करूंगा अगर सब कुछ ठीक है। अब मैंने देखा कि मैंने 10,000 शेयर इशू किए हैं और एग्जैक्ट 10,000 ही एप्लीकेशन आई है, तो बेटा मैं सबको एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि अभी तक जो आपका पैसा एप्लीकेशन में था, that is now converted into the capital, right? मतलब एप्लीकेशन मनी वाज ड्यू बोलते हैं बेटा इसको, ड्यू नहीं बोलना चाहते आप, ट्रांसफर कह दीजिए यहां पर, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मतलब जब तक आपकी जॉब कंफर्म नहीं थी, आप एप्लीकेंट थे, जब आपकी जॉब कंफर्म हो गई तो आप कंपनी के एम्प्लॉय हो गए ना, ऐसे बेटा यहां पर है। मतलब यहां पर मैंने आपको कांग्रेचुलेशन लेटर सेंड कर दिया कि कांग्रेचुलेट्स, नाउ you are become the shareholder of the company and your application money is converted into the capital money।
तो बेटा ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये मैं कौन सा केस ले रहा हूँ? ये पहला केस है बेटा कि आपने 10,000 शेयर ऑफर किए हैं और बाई चांस एप्लीकेशन भी 10,000 ही आई है। इस केस को हम बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल का मतलब जितने शेयर ऑफर किए हैं उतनी ही एप्लीकेशन आई है। तो ये मेरा एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया बेटा। हमेशा यही एंट्री रहेगी, ध्यान रखिएगा। पूरे 95 क्वेश्चन में सेम एंट्री विल बी रिपीट। थोड़ा सा प्लस माइनस होता रहेगा बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेवल, वो हमें यहाँ देखना है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट डिस्कस करना है इसमें? अब यहाँ पर मैंने कहा था आपको 2 लेटर जाते हैं, एक कॉन्ग्रेचुलेशन का, तो साथ में बेटा अलॉटमेंट मनी भी कंपनी ड्यू करेगी। अभी मेरे को पैसा मिला तो नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ आपको रिमाइंडर दिया है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ शेयर अलॉटमेंट मनी का पैसा ड्यू हो गया टू शेयर कैपिटल, क्योंकि बेटा अब मुझे पता है कि आपने एप्लीकेशन पर पैसा दे दिया है, तो मुझे श्योर है, कंफर्म है कि आप पैसा दोगे, इसलिए आपसे पैसा आने से पहले ही मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि जब मैंने आपको डेट दी होगी, मान लीजिए 1 जुलाई, तो उस दिन हम अकाउंट्स पढ़ते हैं बेटा एक्रूअल बेस पर। तो जिस दिन आपकी इनकम या कैपिटल एक्रूड हो जाती है उस दिन हम जनरल एंट्री में कर देते हैं। अब आपको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। आपके पास नोटिस पहुंचेगा, आप पैसा जमा कराओगे। कंपनी जिस दिन पैसा रिसीव करेगी उस दिन एंट्री करेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब क्या हुआ? थ्योरेटिकल एक स्टोरी बेस पर समझना चाहें तो ये मैंने आपके पास कॉल किया कि भाई मिस्टर शेयर होल्डर, आपकी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है 40,000, प्लीज पे। और बेटा जब मेरा कॉल आया तो आपने मुझसे 5 डेज का टाइम मांगा, 5 दिन के अंदर आपने पे कर दिया। जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और अलॉटमेंट को बेटा कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब अलॉटमेंट खत्म हो गई, पैसा आ चुका है। तो मतलब आपके नाम की कैपिटल 40,000 रुपए और आ गए। तो ये जो पहली एंट्री है इसके अंदर, दिस वन, इसको हम बोलते हैं बेटा पैसा मैंने ड्यू किया है, आपसे मांगा है, और जब आप पे कर देते हो तो इसको हम बोलते हैं मैंने पैसा रिसीव कर लिया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू एंड रिसीव, ड्यू एंड रिसीव। अब 3 महीने बाद क्या होगा? बारी आएगी बेटा फर्स्ट कॉल की। अब ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। चेंज क्या होगा बेटा? सिर्फ मैं अलॉटमेंट की जगह यहां लिख दूंगा फर्स्ट कॉल। सर फर्स्ट और सेकंड एंट्री इंटरचेंजेबल नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहां मैं डालूंगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 रुपीज से 30,000 ड्यू किया। जब आप पैसा देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जब मैं सेकंड कॉल मांगूंगा आपसे 1 रुपीज की, तो बेटा फिर मैं ये 2 एंट्री करूंगा, राइट। अब की बार फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल लिख दूंगा। तो मतलब क्या है, इन एवरी इंस्टॉलमेंट, ये जो 2 एंट्री है ना बेटा, ये इंटरचेंज इसलिए होती है, मैं बताता हूं आपको। जब आप कोई चीज बाई करते हैं तो पहले आप मेरे पास पैसा लेकर आए थे, फिर मैंने आपका पैसा कैपिटल में डाला। एक बार आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए तो अब मैं पहले आपको रिमाइंडर दूंगा, फिर आप पैसा जमा कराओगे। कोई भी चीज देख लो बेटा, आप बाइक लाए, इंस्टॉलमेंट में कार लाए, पहले डाउन पेमेंट आपने दी है ना, और अगले महीने से फिर कंपनी का रिमाइंडर आएगा। तो ये इसलिए इंटरचेंज आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके बाद अब क्या होगा? वही क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट कॉल ड्यू करी, रिसीव करी, सेकंड कॉल ड्यू करी, रिसीव करी, बस जो भी लास्ट कॉल होगी उसके आगे हम एंड फाइनल कहते हैं ना, जिसे एंड फाइनल कॉल लगा देते हैं। सो दैट मीन टू से यहाँ पर क्लियरिटी होती है, दिस इज द लास्ट कॉल। तो बच्चे अगर पूरा हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन देखें तो एक बार दोबारा देखो, फाइनलाइज करो इसको। हाँ जी बेटा। So all the shares were applied and allotted का मीनिंग क्या है? मतलब बेटा 10,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे, कह रहे 10,000 ही अप्लाई हुए हैं, लोगों ने अप्लाई किए हैं, और इसलिए हमने सबको अलॉट भी कर दिया। मैंने 10,000 शेयर ऑफर किए, आपने 10,000 शेयर फिल किए, और मैंने आपको 10,000 शेयर ही दे दिए। मतलब ना शेयर कम आए ना ज्यादा आए, ठीक है ना, क्लियर। तो बेटा एक बार जनरल एंट्री को फिर कैप्चर कर लीजिए, एक सेकंड बेटा, जनरल एंट्री को फिर कैप्चर कर लीजिए।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि ये एंट्री आपको हर क्वेश्चन में आनी चाहिए। अलॉटमेंट एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की बेटा 2 एंट्री, सेकंड कॉल की 2 एंट्री। तो 2 एंट्री फॉर ईच कॉल। अब क्योंकि यहाँ पर बेटा 4 इंस्टॉलमेंट थी, तो दैट्स वाई हमारे क्वेश्चन में टोटल 8 नंबर ऑफ जनरल एंट्री का यूज हुआ है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 4 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल होता, तो बेटा ये 2 एंट्री नहीं आती। मैं सीधा इसी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखकर और यही कॉल 4 रुपए की कर देता, खत्म हो जाती है क्वेश्चन, यहीं पर 6 एंट्री पे खत्म हो जाता। लास्ट कॉल को फाइनल लिख दो। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर। नाउ यू कैन आस्क बेटा, पूछिए बेटा, कुछ पूछ रहे थे? सर यहाँ पर लेकर ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, इसका मतलब जो फाइनल कॉल है वो इसी ईयर में हुई है। हाँ, सारा पैसा रिसीव हो गया बेटा, मतलब कंपनी ने सारा पैसा भी मांगा है और सारा पैसा रिसीव भी हो गया। ठीक है। अब बेटा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखो पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक चेंज किया है मैंने यहाँ पर, दिस वन। कंपनी ने ऑफर किया बेटा 10,000 शेयर, बट 9,000 शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। इस केस को बोलते हैं बेटा हम अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि कंपनी ने ऑफर तो ज्यादा किए बट लोगों ने जो सब्सक्राइब किए बेटा जी वो कम किए। लेकिन आपको बता दूं कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली अंडर सब्सक्रिप्शन की लिमिट होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एंड दैट लिमिट इज 90%। मतलब कंपनी जितने शेयर ऑफर कर रही है उसके 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर यहाँ पर एप्लीकेशन आती 8,000 शेयर की, तो बेटा ये 8,000 शेयर भी कंपनी इशू नहीं कर सकती। मतलब कंपनी एक्ट ये कहता है अगर आपके पास 90,000 से 90% से कम एप्लीकेशन आ रही है तो इसका मतलब सबका पैसा वापस कर दो, फिर आप इसका मतलब काम करने के लायक नहीं हो। दैट मीन्स लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो ये कंपनी एक्ट की तरफ से कंडीशन लगा दी गई है बेटा। हमें इस पे कोई डिस्कशन नहीं करना, ना न्यूमेरिकल में कहीं यूज आएगा। ऐसा नहीं है कभी आपको 80% दे देंगे और आपको ये बताना पड़ेगा कि सारे कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज अ थ्योरेटिकल क्लॉज। अब बेटा ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी है, पूरा क्वेश्चन सेम चलेगा, बस जहां मैं पहले 10,000 इंटू 2 कर रहा था, अब मैं 9,000 इंटू 2 करूंगा, अब मैं 9,000 इंटू 4 करूंगा, अब मैं 9,000 इंटू 3 करूंगा और फाइनल कॉल पे 9,000 इंटू 1 करूंगा। एंट्री तो वही है बेटा, देखो एंट्री सेम है, नरेशन सेम है, अमाउंट में चेंज हो गया। भाई मैंने ऑफर तो किए थे 10,000, लेकिन पब्लिक अगर 9,000 ही बाई कर रही है और ज्यादा एप्लीकेशन ही नहीं आई, तो बेटा 9,000 शेयर इशू करूंगा ना, सेम फर्स्ट कॉल सेम सेकंड कॉल। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। सो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा। हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि कंपनी ने जितने शेयर ऑफर किए हैं क्या एप्लीकेशन उसके इक्विवेलेंट आई है या एप्लीकेशन उससे कम आई है। अगर इक्विवेलेंट आई है तो पूरे शेयर से एंट्री होगी, अगर कम आई है तो बेटा कम शेयर से एंट्री की जाएगी। सो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। टेल मी बेटा, इज देयर एनी डाउट? सर अगर 90% शेयर नहीं आए तो फिर क्या एंट्री करेंगे? नहीं, एंट्री नहीं बेटा, न्यूमेरिकल नहीं है हमारे लिए। देखो हमारे लिए न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता ना, तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज आपको सिर्फ मैं बताता हूँ, अगर 90% से कम आए तो यहां से एंट्री खत्म हो जाएगी बेटा। यहां से आप कहोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले पैसा आया और फिर सारा पैसा वापस कर दिया कंपनी ने।
क्योंकि कंपनी एक्ट की तरफ से परमिशन ही नहीं मिली ना उसे काम करने की। बट लॉजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है ना बेटा, क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? लेकिन नॉलेज इससे बेस्ड पहले की सारी एंट्री करेंगे, क्या जी? इससे पहले की सारी एंट्री करेंगे, लास्ट में छोड़ के। सारी कहाँ रह गई बेटा? दिस इज द फर्स्ट एंट्री। जब आपने पैसा ही वापस कर दिया तो कॉल कहां से मंगाओगे? आपने शेयर इशू किए, कंपनी एक्ट की तरफ से आप कैंसिल हो गए, तो कहां से मंगाओगे कॉल? ठीक है ना? तो वही तो कह रहा हूँ, छोड़ दो उस चीज को, वो तो थ्योरेटिकल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है सिर्फ। तीसरा क्या है बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर का मतलब क्या है? आपने शेयर तो इश्यू किए 10,000, लेकिन बेटा एप्लीकेशन आई 11,000 की। अब कंपनी क्या करेगी बेटा? 11 में से 1,000 शेयर तो रिजेक्ट कर देगी। अब वो किसको रिजेक्ट करना है, क्या करना है, इस पे हम नहीं जाएंगे, चाहे वो लॉटरी सिस्टम हो चाहे कुछ भी हो। और 10,000 को बेटा जी अलॉटमेंट कर देगी। सो अब ये देखिए बेटा, यहां पर चेंज आया, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। आप कह रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 11,000 शेयर पर आपको 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली 22,000 मिले। 11,000 शेयर में 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली 22,000 आपको रुपीज मिले। लेकिन बेटा इस 22,000 में से आप कैपिटल में तो सिर्फ 10,000 शेयर का पैसा डाल सकते हो ना, और 1,000 शेयर का पैसा जैसा आया था तो आपने बैंक डेबिट किया था, वैसे ही आपने रिफंड कर दिया। अब मैं बार बार आपको एक चीज बताऊंगा कि हमें इसमें नहीं जाना कि किनको रिजेक्ट किया, वो कंपनी का अपना सिस्टम है बेटा, लॉटरी बेस या कुछ भी कह लीजिए। अब इसके बाद बेटा ये जो एक्स्ट्रा शेयर थे इनका रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि इनको मैंने रिफंड कर दिया पैसा। अब मेरा क्वेश्चन नॉर्मल 10,000 शेयर से चलेगा। 10,000 into 4 allotment due and receive, 10,000 into 3 first call due and receive, 10,000 into 1 final call due और receive। तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, और तीसरा क्या पढ़ा बेटा हमने? ओवर सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, है ना बेटा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर ऑफर। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या पढ़ा बेटा हमने? मतलब 3 तरह के अगर क्लॉज देखे हम लोग यहाँ पर जो आज हमने किए हैं, पहले उसी को ले लेता हूँ, जस्ट बेटा जी। 3 तरह की क्लॉज हमने की बेटा इस तरह से, एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, एक अंडर सब्सक्रिप्शन और एक ओवर सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल का मतलब हुआ बेटा जो भी शेयर आपके अप्लाइड थे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर ऑफर बाय द कंपनी। अंडर का मतलब अप्लाइड कम थे, ऑफर ज्यादा थे। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब पब्लिक ने अप्लाई ज्यादा कर दिए जबकि कंपनी ने ऑफर कम किए थे। सिंपल। सो दिस इज द बेसिक ऑफ द कंपनी अकाउंट। ठीक है बेटा, तो आज का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका? बुक से अगर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो बच्चे यू कैन डू क्वेश्चन नंबर, मैं भेज दूंगा पीडीएफ अभी जिनके पास बुक नहीं है तो 7 कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, 8। मतलब मेन काम क्या है, इसी जो आपने स्क्रीनशॉट ले ली ना बेटर है। अभी आप बेटा एंट्री की प्रैक्टिस करो, अभी कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, तो मैं तीनों क्वेश्चन का एक एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले सकते हो, सबसे बेटर ये रहेगा। अभी आप इनकी प्रैक्टिस करो पहले। एक स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले लो, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए आपको, तो इसको अपने आप से करो। फिर बेटा एक अंडर सब्सक्रिप्शन को अपने आप से करो, फिर एक ओवर सब्सक्रिप्शन को अपने आप से करो, फिर अपने आप से क्वेश्चन ऐसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना? तो इस टाइप से अभी एंट्रीज की प्रैक्टिस करो,
आपको जैसे जैसे एंट्री ग्रैब होंगी फिर मैं वो केसेस पे आऊंगा कि कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता तो क्या होता है, कोई एडवांस दे देता है तो क्या होगा। दैट इज द नेक्स्ट क्लास मैटर। ठीक है बेटा, बेसिक सबको क्लियर हो गया। यस सर। तो बेटा प्रैक्टिस करके बैठना नेक्स्ट क्लास में। जनरली इसमें विदाउट प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखना। ये पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ और एडवाइस भी दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए ब्लैंक बैठो, जितना कराया उसको करके बैठना कवर। ठीक है बेटा, चलिए ओके, गुड बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।